हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 25 के विषय में अध्ययन करेंगे। और बच्चों, इस वर्कशीट का टॉपिक है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस वर्कशीट के थ्रू हम जानेंगे क्रिस्टल्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मीन्स जो क्रिस्टल्स होते हैं उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे CuSO4 डॉट 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, मीन्स कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स में वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं बच्चों? 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन क्रिस्टल ऑफ CuSO4। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स में 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के प्रेजेंट हैं और इसी को कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मीन्स कि किसी के क्रिस्टल्स में पानी के मीन्स वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो उस क्रिस्टल का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है, राइट। तो यहाँ पर जो एग्जांपल आपको दिया गया बच्चों कॉपर सल्फेट का, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं उनका कलर होता है ब्लू, राइट। तो जब किसी टेस्ट ट्यूब में, यहाँ पर देखिए बच्चों, जब किसी टेस्ट ट्यूब में ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डाले जाते हैं और उसको बर्नर के थ्रू उसको गर्म किया जाता है, तो हीट करने से क्या होता है, इस कॉपर सल्फेट के अंदर जो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं और जो इसकी सरफेस है, इस टेस्ट ट्यूब की सरफेस, इसके ऊपर वो पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं। और ऐसा होने से जो क्रिस्टल्स का कलर था ब्लू कलर, वो ब्लू कलर बिल्कुल उड़ जाता है और वो कलरलेस हो जाता है। इसीलिए बच्चों, सबसे पहली बात जो यहाँ पर बताई गई थी, द शेप एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल इज़ ड्यू टू वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यही बात बताने के लिए मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया कॉपर सल्फेट का और उसमें प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि उस वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से ही उस क्रिस्टल का जो शेप है और जो कलर है ब्लू कलर, वो उन्हीं वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है और उसी को कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जब उस टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को गर्म किया गया तो उसके वाटर मॉलिक्यूल्स, 5 मॉलिक्यूल्स जो वाटर थे वो इवेपोरेट होकर इस टेस्ट ट्यूब की सरफेस पर जमा हो जाती हैं और जो नीचे क्रिस्टल बच जाता है उस क्रिस्टल का कलर ब्लू कलर से कलरलेस हो जाता है, राइट। तो बच्चों, आप ये देखिए कि ऐसा होने से आपको जो क्रिस्टल्स मिले वो बिना पानी के, मीन्स उसमें से जितना भी पानी था, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो सब के सब इवेपोरेट हो गए। तो बच्चों, इसीलिए जो अब हमें कॉपर सल्फेट मिला वो हाइड्रेटेड नहीं रहा, क्योंकि उसके पानी के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो गए और अब वो हो गया है डिहाइड्रेटेड क्रिस्टल्स। और जो डिहाइड्रेटेड क्रिस्टल्स अब हमें यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में नीचे मिले वो कलरलेस हैं, अब उनका ब्लू कलर नहीं रहा। तो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल था जो अभी मैंने आपको समझाया और मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे समझ में आ भी गई होगी। तो बच्चों, अब आगे देखिए बी पॉइंट। अब जब हमने कॉपर क्रिस्टल, जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को गर्म किया और वो कलरलेस हो गए, तो जब उस क्रिस्टल में दोबारा 2 या 3 बूंद पानी की दोबारा मिलाई जाए तो जो डिहाइड्रेटेड क्रिस्टल्स थे वो दोबारा हाइड्रेटेड हो जाते हैं और उनका ब्लू कलर वापस आ जाता है। तो बच्चों, जब आपने ब्लू कलर के कॉपर क्रिस्टल्स को गर्म किया था तो उसके वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होने से उसका ब्लू कलर चला गया था, ब्लू कलर उसका कलरलेस हो गया था। लेकिन जब दोबारा आपने उस क्रिस्टल्स में पानी की 2-3 ड्रॉप्स मिलाई तो दोबारा उनका ब्लू कलर वापस आ गया, राइट। तो दिस एक्टिविटी शोज दैट कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, राइट। तो बच्चों, आपको ये कंटेंट बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। पॉइंट नंबर डी देखिए, एक्चुअली the chemical formula of hydrated copper sulfate is CuSO4.5 molecules of H2. Thus, 5 water molecules are present in one formula unit of copper sulfate. Means copper sulfate के एक यूनिट में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट। और इसी तरह से आप देखोगे जिप्सम जो होता है उसका जो फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला, वो होता है CSO4.2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। मतलब कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं? 2 वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो कितना है? 2,
इस जिप्सम में। इसी तरह वॉशिंग सोडा आप देखोगे तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 और वाटर मॉलिक्यूल कितने होते हैं उसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए उसको डेकाहाइड्रेट कहा जाता है। डेका मीन्स 10 और वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं इसलिए उसको हाइड्रेट कहा गया। तो डेकाहाइड्रेट किसका, सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और उसको क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा, क्योंकि उसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट हैं इसीलिए उसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहा गया। और इसी तरह जिप्सम को डाईहाइड्रेट मींस कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, क्योंकि पानी के 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं इसलिए डाईहाइड्रेट यहाँ पर ऐड किया गया। राइट। तो बच्चों बहुत आसान है लेकिन ज़रूरत है थोड़ा ध्यान देने की। अब हम बात करेंगे बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस की। प्लास्टर ऑफ पेरिस मीन्स CaSO4 डॉट हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O मीन्स पानी का कितना मॉलिक्यूल है इसमें, क्रिस्टलाइजेशन कितना है, हाफ मॉलिक्यूल। तो इसीलिए इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसको कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को। बच्चों ये हमें मिलता कैसे है, जब हम जिप्सम को मीन्स CaSO4 डॉट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O जो जिप्सम है, जब इस जिप्सम को हीट किया जाता है तो हीट करने से इसके 1.5 मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाते हैं और बचता कितना है, हाफ मॉलिक्यूल। तो CaSO4 में कितने मॉलिक्यूल्स रह गए वाटर के, हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसीलिए इसको कहा जाता है, जो प्रोडक्ट अब हमें मिला वो हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस। और वो किससे मिला हमें, वो हमें जिप्सम को हीट करने से मिला। तो बच्चों ये प्रोसेस उल्टा भी हो जाता है कि अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ ट्रीट कराएं तो रिएक्शन होने के बाद क्या मिलेगा, जिप्सम, जो कि बहुत ही सॉलिड एक सब्सटेंस बन जाता है पानी मिलाने से। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाया तो वो एक बहुत ही सॉलिड सब्सटेंस हमें मिल जाता है जिसे कहा जाता है जिप्सम। और जिप्सम को अगर दोबारा गर्म करें तो हमें दोबारा प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। तो ये दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस हैं। राइट। पॉइंट नंबर 1 देखिए इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स ऑन मिक्सिंग इट विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम विच इज़ हार्ड सॉलिड मास। वही चीज़ बच्चों कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाया जाता है तो उसके बाद जो जिप्सम बन जाता है वो बहुत ही हार्ड होता है, जिसकी वजह से हड्डियों को जोड़ने में जो प्लास्टर यूज़ किया जाता है उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। राइट। इसका बी पॉइंट देखो बच्चों, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशंस एंड फॉर मेकिंग स्मूथ सरफेसेस। बच्चों टॉयज़ बनाने में और डेकोरेशन आइटम्स या मटेरियल बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब पानी मिलाया जाता है तो वो हार्ड बन जाता है और वो होता है जिप्सम। और उसी जिप्सम से हम बहुत सारी शेप्स हमें मिल जाती हैं, जैसे टॉयज़ या फिर कोई डेकोरेटेड आइटम। और इसी प्रकार बच्चों जब हम सफ़ेदी करते हैं या वाइट वॉश करते हैं तो वाइट वॉश करने से पहले हम दीवारों पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की कोटिंग करते हैं, जिससे जो दीवारों की सरफेस है वो स्मूथ हो जाती है और पेंट करना उस पर आसान हो जाता है। राइट। तो बच्चों ये कंटेंट यहाँ पर होता है आज समाप्त और हम बात करेंगे इसके क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, व्हाट इज़ द कलर ऑफ डिहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। डिहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो तो कलरलेस हो जाता है, कोई कलर रहता ही नहीं उसका। एंड राइट इट्स फॉर्मूला ऑल्सो। तो जो डिहाइड्रेटेड मतलब उसमें से जो पानी उड़ गया है कॉपर सल्फेट में से, तो अब उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा CuSO4। राइट। तो ये होता है डिहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ठीक है, और इसका फॉर्मूला आपको बता दिया मैंने, और ये कलरलेस होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, अ कंपाउंड विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ hardening when mixed with water, identify the compound and write its chemical formula। बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस जब उसको पानी से मिलाया जाता है, जब पानी के साथ इसको रिएक्ट करवाया जाता है तो बहुत हार्ड सब्सटेंस मिलता है, दैट इज़ जिप्सम। ठीक है, तो कंपाउंड क्या हुआ, कंपाउंड है प्लास्टर ऑफ पेरिस। राइट। और जब आप इसको पानी से मिलाते हो तो उसका जो रिएक्शन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो होता है CaSO4 डॉट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O। राइट। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करेंगे बच्चों। हम क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, राइट द इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। तो बच्चों यही फॉर्मूला आपको दिखाया गया है कि कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, तब बनता है जिप्सम, जो कि बहुत हार्ड होता है। ठीक है, इसको हम उल्टा लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम पहले CaSO4 डॉट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O प्लस 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। देन ऐसा होने से क्या मिलेगा, ऐसा होने से हमें मिलेगा CaSO4 डॉट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसको ऐसा ना लिख के इसको हम
राइट वे में, सीधे वे में लिखेंगे। ठीक है, तो ये था केमिकल रिएक्शन एंड फार्मूला। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। वाई? बिकॉज प्लास्टर ऑफ पेरिस जब भी वाटर मॉलिक्यूल साथ रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, जिप्सम प्राप्त हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा सॉलिड होता है, और उसकी वजह से प्लास्टर ऑफ पेरिस बिल्कुल सॉलिड हो जाता है, दोबारा उसका यूज़ नहीं कर सकते। दोबारा यूज़ करने के लिए जिप्सम को दोबारा गर्म करना पड़ेगा, तब हमें दोबारा प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। तो इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमेशा मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करना चाहिए। राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों। क्रिस्टल्स ऑफ अ सब्सटेंस चेंज इट्स कलर ऑन हीटिंग इन अ closed test tube but regained it after some time when they were allowed to cool down. So name the substance and write its formula. बच्चों ये रहा फॉर्मूला, कॉपर सल्फेट डॉट 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। जब आप इसको गर्म करते हो तो क्या होता है, इसके 5 मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये कलरलेस हो जाता है। और जब इसको ठंडा किया जाता है तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स इस टेस्ट ट्यूब की सरफेस पर था वो धीरे से दोबारा आके उस क्रिस्टल से मिल जाता है, जिसकी वजह से वो दोबारा नीले रंग का या ब्लू कलर का हो जाता है। राइट। तो सब्सटेंस कौन सा है? सब्सटेंस है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, और उसका फॉर्मूला आपको मैंने यहाँ बता दिया है। इसका बी पार्ट देखिए, एक्सप्लेन द प्रोसेस इन्वॉल्व। ये प्रोसेस पूरा बच्चों मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर भी दिया है। तो ये कंटेंट आज का यहाँ पर समाप्त होता है। और बच्चों मैं आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। तो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।